नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल नाम की जो दिसंबर माह का इशू है, उसमें से हम अलग-अलग सेक्शंस को आपके समक्ष बारी-बारी से प्रस्तुत कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम कल्याणकारी योजनाएं अर्थात जो केंद्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के द्वारा जो वेलफेयर स्कीम्स चलाई जा रही हैं आम जनता के लिए, उनके बारे में जो सेक्शंस दिया हुआ है कल्याणकारी योजनाओं के नाम से, उसको आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और उम्मीद करता हूं कि अगर आपके पास हमारा वीडियो पहुंचा है तो आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो अभी भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको लाभ ये होगा कि इसी प्रकार की जो क्रॉनिकल और अन्य वार्षिकी मैगजीन्स होती हैं, इनके अलग अलग सेक्शंस आपके पास समय समय से पहुंचते रहेंगे। आपको मैगजीन खर्च करने और उसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हम आपके साथ डिस्कशन करके ही उसको पूरा अलग अलग सेक्शंस को तैयार करवा देंगे। इसके अलावा फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, यूपीए स्पेशल और करंट अफेयर्स के जो और वीडियोस हैं वो आपके पास समय समय पे पहुंचते रहेंगे। और हमको ये लाभ होगा सब्सक्राइब करने के, हमारा उत्साहवर्धन होगा और हमें एक मैसेज मिलेगा कि आप हमको हमारे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, उनको देखना चाहते हैं, तो हमारा भी वीडियोस को बनाने में मन लगेगा। तो आइए मित्रों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। कल्याणकारी योजनाएं, इसमें जो हमारी सबसे पहली योजना है वो है पीएम कृषि विकास योजना एवं कृषोन्नति योजना। 3 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित सभी केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं को 2 अम्ब्रेला योजनाओं अर्थात प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि उन्नति योजना के तहत युक्त संगत बनाने का प्रस्ताव मंजूर किया गया। अर्थात जो बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं कृषि क्षेत्र में, उनको आपस में मर्ज करके इन्हीं 2 योजनाओं में शामिल कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो पहली वाली योजना है, वो जहां टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देगी, वहीं कृषोन्नति योजना खाद्य सुरक्षा एवं कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को पूरा करेगी। दोनों का उद्देश्य अलग अलग है। एक जहां सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को सपोर्ट करेगी, वहीं जो कृषोन्नति योजना है वो खाद्य सुरक्षा और कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को पूरा करेगी। और ये विभिन्न क्षेत्रों के जो युक्तिकरण है अर्थात जो उनको मर्ज किया जाएगा, उसके उद्देश्य क्या है। उसका जो सबसे पहला उद्देश्य है कि दोहराव से बचेंगे और सामंजस्य सुनिश्चित करने और राज्यों को सुदृढ़ता प्रदान करने में मदद मिलेगी। पता चला उसी मुद्दे पर केंद्र सरकार ने भी योजना बनाई है, उसी मुद्दे पर राज्य सरकार ने भी योजना बनाई है। केंद्र सरकार ने भी फंड एलोकेट किया है, राज्य सरकार ने भी फंड एलोकेट किया है। अधिकारी केवल एक बार काम करेंगे और 2 बार उसे खर्च दिखाएंगे, तो इससे मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा है कृषि की उभरती चुनौतियों जैसे पोषण सुरक्षा, स्थिरता, जलवायु के अनुकूल सुदृढ़ता, मूल्य श्रृंखला का विकास, निजी क्षेत्र की भागीदारी, इन सब पर भी जोर दिया जाएगा इन योजनाओं के मर्जर से। तीसरा जो लाभ है वो राज्य सरकारें कृषि क्षेत्र के लिए अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप एक व्यापक रणनीति बना सकेंगी। आइए आगे देखते हैं राज्यों की वार्षिक कार्य योजना क्या होगी। इसको अलग अलग योजनावार मंजूरी देने के बजाय एक बार में अनुमोदित किया जाएगा। प्रत्येक राज्य की अपनी अलग योजना है, अपनी अलग जरूरत है और वो उन जरूरतों को केंद्र सरकार के पास भेजती है। तो होगा क्या कि वो बार बार एक ही कृषि क्षेत्र की 10-12 योजनाओं को एक साथ न भेज करके सबको एक साथ एक अम्ब्रेला जो योजना है उसके अंतर्गत भेज देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यह महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि राज्य सरकारों को अपने राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर एक घटक से दूसरे घटक में धन आवंटित करने की छूट मिलेगी। होता यह है कि अलग अलग योजनाओं में अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग फंड एलोकेट होता है। अगर हमने एक योजना का फंड दूसरी योजना के फंड में लगा दिया तो वो दुरुपयोग और भ्रष्टाचार माना जाता है। तो और होता क्या है कि अब अगर हमें इस फंड में जरूरत नहीं है, इस योजना में और फंड की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके लिए फंड एलोकेट है, तो हमारी मजबूरी है कि उसमें खर्च करें, चाहे वो बर्बाद ही हो या तो वापस चला जाए पैसा केंद्र के पास। तो अब ये छूट मिल जाएगी कि एक घटक का पैसा दूसरे घटक में लगाया जा सकता है। और ये जो हमारा इसमें एक लाभ और है कि मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, वर्षा आधारित क्षेत्र विकास, कृषि वानिकी, परंपरागत कृषि विकास योजना, फसल अवशेष निपटान, कृषि यंत्रीकरण,
प्रति बूंद अधिक फसल, फसल विविधीकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, विस्तृत परियोजना घटक तथा कृषि स्टार्टअप के लिए त्वरक निधि आदि योजनाएं शामिल हैं। इन सभी को जो है इसमें जो है जो कृषि विकास योजना में, प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना में शामिल कर लिया जाएगा। और जो कृषि उन्नति योजना है, इसके तहत मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को जो है विस्तृत परियोजना रिपोर्ट नामक एक अतिरिक्त घटक जोड़कर संशोधित किया जा रहा है, जो उत्तर पूर्व के राज्यों में जो कृषि की चुनौतियां हैं उनको आधार प्रदान करेगी। तो प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना और कृषि उन्नति योजना दो अम्ब्रेला योजनाएं हो जाएंगी, जिसके अंतर्गत कृषि क्षेत्र की जितनी भी पहले से चल रही योजनाएं हैं उनको शामिल कर लिया जाएगा। ऐसे ही विज्ञान के क्षेत्र में चल रही जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उनको विज्ञान धारा नाम की एक अम्ब्रेला योजना के अंतर्गत मर्ज कर दिया गया है। यह अतिरिक्त मैं बता रहा हूं, इसमें नहीं दिया है। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन को मंजूरी। 3 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन को मंजूरी दे दी है। इससे इसका उद्देश्य क्या है? तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देना, खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करना ही इसका उद्देश्य है। और ये लागू कब से होगा? ये लागू होगा 2024 से 25 से 2030-31 तक 7 वर्ष की अवधि के लिए ये प्लान बनाया गया है। और इसमें 10,103 करोड़ रुपए का फंड अलग अलग वर्षों में दिया जाएगा। और यह मिशन किसके लिए है? ये नीमो ऑयल सीड के लिए है। इसमें रेपसीड, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी और तिल जैसी प्रमुख प्राथमिक तिलहन फसलों के उत्पादन के साथ साथ कपास के बीज, चावल की भूसी और अन्य वृक्ष जिनसे तेल मिलता है तो द्वितीयक स्रोत हैं, उन पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अर्थात कुछ तो हमारे अनाज है, जैसे ये सोयाबीन है, सूरजमुखी, तिल, रेपसीड, सरसों, मूंगफली, ये तो हमारे प्राथमिक तिलहन है, मतलब इनसे तो हम वर्षों से परंपरागत रूप से तिल निकाल रहे हैं। लेकिन अब है क्या कि जैसे कपास के बीज से भी तेल निकाला जाता है, क्योंकि जो कपास के बीज के ऊपर रुई होती है वो तो हम कॉटन निकाल लेते हैं, लेकिन बीज वेस्ट हो जाता है तो उससे तेल निकालते हैं। चावल की भूसी से तेल निकालते हैं और कुछ अन्य पेड़ों से भी तेल निकलता है, जैसे हमारे यहाँ महुआ का तेल जो है काफी बहुतायत से गांव में उसको बीना जाता है और उसका तेल निकाला जाता है। तो ये सब क्या है? द्वितीयक स्रोत हैं। इस मिशन का लक्ष्य क्या है? प्राथमिक तिलहन उत्पादन को 39 मिलियन से बढ़ाकर 30-31 तक 69.7 मिलियन टन करना है। अब देखिए, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, ये ऑयल पाम के साथ इस मिशन का लक्ष्य 2030-31 तक घरेलू तेल उत्पादन में 25.45 मिलियन टन की वृद्धि करना है, जो हमारी अनुमानित घरेलू आवश्यकता का 72% पूरा हो जाएगा। है क्या कि हम बहुत सारा पाम ऑयल अन्य देशों से इंपोर्ट करते हैं खाद्य तेल के रूप में, तो और उसके लिए काफी अधिक मात्रा में विदेशी मुद्रा दूसरे देशों में चली जाती है। तो अगर हम इस अपनी आवश्यकता भर का 72% तेल उत्पादन कर लेंगे तो केवल 28% जो हमारी आवश्यकता है, केवल उसी का तेल हमको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। उच्च उपज देने वाली, उच्च तेल सामग्री वाली बीज किस्मों को अपनाने से चावल की प्रति भूमि में खेती का विस्तार अंतर फसल को बढ़ावा देने के प्रयासों से किया जाएगा। होता क्या है कि एक फसल से दूसरी फसल में कभी कभी जमीन पड़ती पड़ी रहती है, तो उस समय पर हम कुछ ऐसी फसलों को बो सकते हैं जो जिनका उत्पादन अधिक हो, जो कम समय में जो तैयार हो जाती हो, ऐसी तिलहन फसलों को। इसमें जीनोम एडिटिंग जैसी अत्याधुनिक वैश्विक तकनीकों का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाले बीज भी विकसित किए जाएंगे, ये भी उद्देश्य है। इस मिशन का उद्देश्य तिलहन की खेती के रकबे के अतिरिक्त 40 लाख हेक्टेयर तक की वृद्धि करना है। कुछ ऐसे जो रकबे जहां पर परंपरागत रूप से तिलहन की खेती होती ही है, तिलहन का मतलब आप समझिए ऐसे अनाज, ऐसे सीड्स जिनसे तेल निकलता है। इसके अलावा 40 लाख हेक्टेयर की वृद्धि करना है और चावल और आलू की प्रति भूमि को लक्षित किया जाएगा। होता क्या है कि ये जो धान और जो आलू की जब खेती होती है तो जब वो हो जाता है उसके बाद काफी समय तक ये जमीन पड़ती पड़ी रहती है।
इसको जो है ये लक्षित किया जाएगा। अंतर फसल को बढ़ावा दिया जाएगा, फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित किया जाएगा। और होता क्या है कि जो बारी बारी से धान गेहूं लगाते रहते हैं, तो उसके बजाय फसलों को चेंज करके बोने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। भारत में खाद्य तेलों की घरेलू मांग का 57% जो है आयात होता है, अर्थात हम केवल 43% ही जो है अपनी जरूरत भर का तेल उत्पादन कर पाते हैं। इसके अलावा तिलहन किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए निर्दिष्ट खाद्य तिलहन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। और प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान की निरंतरता यह सुनिश्चित करती है कि तिलहन किसानों को मूल्य समर्थित योजना और मूल्य कमी भुगतान योजना के माध्यम से एमएसपी प्राप्त होता रहे। इसके अंतर्गत घरेलू उत्पादकों को सस्ते आयात से संरक्षण प्रदान करने और स्थानीय खेती को प्रोत्साहित करने से खाद्य तेलों पर 20% आयात शुल्क लगाया गया है। घरेलू जो तेल उत्पादक हैं उनको बढ़ावा प्रोत्साहन मिले, इसके लिए खाद्य तेलों के आयात पे 20% शुल्क लगाया गया है, जिससे वो हतोत्साहित हो। और आप ये देखिए कि जो सरकार ने तिलहन की फसल के लिए एमएसपी घोषित किया है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, लेकिन सरकार तिलहन की फसलों की खरीद नहीं करती। और उसमें सरकार ने व्यवस्था ये किया है कि जब किसान जो सरकारी मंडी है उसमें जाकर के अपनी तिलहन की फसल बेचेंगे और अगर उनको एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल जाता है या उससे ऊपर का मूल्य मिल जाता है तो इट्स सो गुड, वेरी गुड। लेकिन अगर किसी कारणों से तिलहन के मूल्य में कमी आ जाती है और उनको वो रेट नहीं मिल पाता है जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, तो उसकी भरपाई सरकार करेगी। इसके अतिरिक्त एक और योजना है बिजली पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से संबंधित दिशा निर्देश। 8 अक्टूबर 2024 को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत नवाचार परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए योजना दिशा निर्देश अधिसूचित किए हैं। इन नवाचार परियोजनाओं के घटक के अंतर्गत रूफटॉप प्रौद्योगिकी व्यवसाय मॉडलों एकीकृत तकनीकों में प्रगति को प्रोत्साहित करने के लिए 500 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। ये नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय इसे बढ़ावा देने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करेगा और संयुक्त अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भी प्रोत्साहित करेगा। नवाचार परियोजना घटक के लिए राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान योजना कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में काम करेगी। चयनित परियोजनाओं को परियोजना लागत का 60% या 30 करोड़ रुपए जो भी कम हो वित्तीय सहायता मिलेगी। इसमें एक प्रश्न दिया हुआ है, इसको देखते हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। इस योजना का उद्देश्य सौर क्षमता की हिस्सेदारी बढ़ाकर आवासीय घरों को अपनी बिजली खुद पैदा करने के लिए सशक्त बनाना है। ये बिल्कुल सही लग रहा है। इसके तहत 2 किलोवाट क्षमता तक प्रणालियों के लिए सौर इकाई लागत का 60% और 2 से 3 किलोवाट क्षमता के बीच प्रणाली के लिए अतिरिक्त प्रणाली लागत का 40% सब्सिडी प्रदान किया जाएगा। इस योजना के लिए नवीन एवं नवीकरणीय मंत्रालय के तहत भारतीय सौर ऊर्जा निगम प्राथमिक कार्यान्वयन एजेंसी होगी। ये तीनों जो स्टेटमेंट इसके सही लग रहे हैं। चलिए आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अगली जो कल्याणकारी योजना है वो है राष्ट्रीय विद्युत योजना ट्रांसमिशन प्रारंभ हो चुकी है। 14 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय विद्युत एवं आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राष्ट्रीय विद्युत योजना का शुभारंभ किया है। राष्ट्रीय विद्युत योजना को विद्युत अधिनियम 2003 के तहत केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा विकसित किया गया है। यह ट्रांसमिशन प्रणाली जो है उत्पादन के स्रोत और वितरण प्रणाली के बीच संपर्क स्थापित करती है तथा लोड अर्थात अंतिम उपभोक्ता से जुड़ी होती है। अरे आपने जो लाइनें बड़ी बड़ी देखी होंगी हाई टेंशन लाइन, वही है ये ट्रांसमिशन प्रणाली। इस योजना के तहत 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय स्थापित क्षमता तथा 2032 तक 600 गीगावाट से अधिक क्षमता ये लक्ष्य रखा गया है उत्पादन का। और 2032 तक 458 गीगावाट की अधिकतम मांग होगी, उसको पूरा करना लक्ष्य है। उसके अलावा देखते हैं इसका उद्देश्य तटीय स्थानों में ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया विनिर्माण केंद्रों को ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करना है। इसमें नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका के साथ सीमा पार अंतर संबंध, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात आदि के साथ संभावित अंतर संबंधों को भी शामिल किया गया है ये ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए।
अगला जो योजना है वो है क्रूज भारत मिशन का शुभारंभ। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय द्वारा क्रूज भारत मिशन का शुभारंभ किया गया है। इससे 4 लाख नवीन रोजगार के सृजन होने की संभावना है और भारतीय उपमहाद्वीप के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। इस मिशन के माध्यम से विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचों का विकास करके इसका उपयोग समुद्री व्यापार आदि के लिए भी किया जा सकेगा। और ये जो क्रूज मिशन है, इसका मुख्य उद्देश्य है भारत को क्रूज पर्यटन का वैश्विक केंद्र बनाना और इस क्षेत्र में देश को आगे बढ़ाना। 5 वर्षों के भीतर अर्थात 2029 तक क्रूज यात्री यातायात को 2 गुना करना। 2024 में यात्रियों की संख्या 4 लाख होगी, जो आने वाले वर्षों में इसमें तीव्र वृद्धि भी होगी। ये 3 चरणों में लागू किया जाएगा जो क्रूज मिशन है, जिसमें पहले चरण में क्या होगा, अध्ययन का किया जाएगा, मास्टर प्लानिंग, पड़ोसी देशों के साथ क्रूज गठबंधन बनाने पर विचार किया जाएगा, अर्थात उनसे जो है समझौते किए जाएंगे कि इधर से उधर क्रूज के द्वारा यातायात हो। दूसरे चरण में नए क्रूज टर्मिनल बनेंगे, मरीना मतलब अर्थात तटों का विकास होगा, ये होगा दूसरे चरण में। और तीसरे चरण में भारतीय उपमहाद्वीप में सभी क्रूज सर्किटों का एकीकरण किया जाएगा। और 3 प्रमुख क्रूज खंड इसमें निर्धारित किए गए हैं, महासागर एवं बंदरगाह क्रूज खंड। इसमें गहरे समुद्र और तटीय क्रूज के साथ साथ बंदरगाह आधारित नौकायान, जल यात्रा क्रूज सहित महासागर क्रूज शामिल है। और दूसरा है नदी एवं अंतर्देशीय क्रूज खंड। यह जो खंड है, यह जो बड़ी बड़ी नहरें, बैक वाटर्स, खाड़ियों और झीलों और नदी अंतर्देशीय क्रूज पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसके अलावा तीसरा है द्वीप क्रूज खंड। इसमें अंतर्द्वीपीय क्रूज और लाइट हाउस पर्यटन पर प्रकाश डाला जाएगा। अगली योजना जो सरकार की है, केंद्र सरकार की, वो है जल ही अमृत योजना। हाल ही में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जानकारी दी गई कि केंद्र सरकार ने जल ही अमृत नाम की एक नई योजना को मंजूरी दी है। और इसमें अमृत अटल कायाकल्प एवं शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 के अंतर्गत यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में उपचारित अपशिष्ट जल की गुणवत्ता में सुधार लाना है और उपचारित जल के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना है। मतलब जो हमारा रिसाइकिल जल है उसको उसकी गुणवत्ता में इतना सुधार लाना है कि उसके उपयोग में लोग हिचकिचाए नहीं। इसका प्रमुख लक्ष्य पुनर्चक्रण योग्य उच्च गुणवत्ता वाले उपचारित जल को सुनिश्चित करने के लिए सीवेज उपचार संयंत्रों का प्रबंध राज्य और केंद्र सरकार को इसके लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। शहरों को स्वच्छ जल क्रेडिट प्रणाली का विकास होगा और उनके मध्य प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और उनकी उपचारित जल क्षमता का विकास होगा और बेहतर गुणवत्ता युक्त जल उपलब्ध हो सकेगा। इसमें कार्यक्रम के माध्यम से क्या किया जाएगा कि जो उपचार संयंत्र है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, उनको 3 स्टार से 5 स्टार के बीच में प्रमाण पत्र दिया जाएगा जो 6 महीने के लिए वैध होगा। और अमृत 2.0 मिशन को आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 5 वर्षों के लिए लॉन्च किया गया था पहले। इसके अलावा अमृत योजना के पहले चरण में 500 घरों में स्टेपेज प्रबंधन को भी शामिल किया गया था। अगली कल्याणकारी योजना है राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के अंतर्गत विषयगत केंद्रों की स्थापना। 30 सितंबर 2024 को राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के लिए एक बड़े कदम के रूप में दिल्ली में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की वर्चुअल उपस्थिति में 4 विषयगत हब स्थापित करने के लिए प्रमुख संस्थानों की घोषणा की गई है। इसमें पहला है राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के अंतर्गत 14 तकनीकों समूह वाले 4 थीमेटिक हब 17 राज्यों और 2 केंद्र शासित राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। और राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के अंतर्गत एकाडमिक जगत, उद्योग और सरकार के बीच सहयोग पर भी जोर दिया जाएगा और कुशल कार्यबल के निर्माण के लिए क्वांटम संचालित उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी पहलों को एकीकृत किया जाएगा। इस मिशन का उद्देश्य दूरसंचार, रक्षा, स्वास्थ्य सेवा, वित्त जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में क्वांटम प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाना और समाज का उत्थान करना है।
जो टी हब्स बनेंगे वो भौतिकी, कंप्यूटर विज्ञान जैसे विविध क्षेत्रों को विशेषज्ञों को एक साथ लाने का कार्य करेंगे। अनुसंधान एवं उद्योगों की मांग के बीच में अंतर को कम करने में भी सहयोग करेंगे। अब जो 4 वो हब देखे गए हैं कि कहाँ पर, वो है क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए थीमेटिक हब भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, और क्वांटम कम्युनिकेशन के लिए थीमेटिक हब IIT मद्रास, क्वांटम सेंसिंग और मेट्रोलॉजी के लिए थीमेटिक हब IIT बॉम्बे, और क्वांटम सामग्री और उपकरण के लिए थीमेटिक हब IIT दिल्ली। मतलब बड़े बड़े जो विज्ञान के संस्थान हैं उन्हीं को चुना गया है इसमें। अगला इसमें है राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की अवधि 2023 से 31 तक निर्धारित की गई है, और इसका उद्देश्य वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान विकास को बढ़ावा देकर क्वांटम प्रौद्योगिकी में एक जीवंत और नवीन पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। इसके जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग अर्थात DST इस मिशन की कार्यान्वयन एजेंसी है। प्रधानमंत्री की विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार सलाहकार परिषद के तहत ये 9 मिशनों में से एक है। इसका लक्ष्य मध्यम स्तर के क्वांटम कंप्यूटर उपग्रह आधारित क्वांटम संचार का विकास करना भी इसी में शामिल है। अगली जो कल्याणकारी योजना है वो है प्रधानमंत्री प्रारंभिक कैरियर अनुसंधान अनुदान महा ईवी पहल। तो इसमें अनुसंधान राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन ने अपनी पहली 2 पहलों प्रधानमंत्री प्रारंभिक कैरियर अनुसंधान अनुदान का उच्च प्रभाव वाले क्षेत्रों में उन्नति के लिए मिशन इलेक्ट्रिक वाहन मिशन की शुरुआत की है। इसमें क्या किया जाएगा कि देश में परिवर्तनकारी यात्रा में शामिल होने और भारत की वैज्ञानिक उत्कृष्टता नवाचार की उन्नति में योगदान देने के लिए प्रारंभिक कैरियर शोधकर्ताओं को आमंत्रित किया जाएगा। इसका उद्देश्य अनुसंधान को आसान बनाने तथा शुरुआती कैरियर वाले शोधकर्ताओं में निवेश करने के लिए लचीला बजट प्रदान करके भारत को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी बनाना है। मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इम्पैक्ट एरियाज इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसके माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहन घटकों विशेष रूप से बैटरी सेल, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन ड्राइव तथा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मजबूत अनुसंधान एवं विकास पारिस्थितिकी तंत्र को डिजाइन किया जाएगा। इसमें आयात पर निर्भरता कम करने और घरेलू नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ईवी प्रौद्योगिकी के विकास पर केंद्रित है। सरकार के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है ये योजना। ये जो मिशन है इसकी मदद से भारत को ईवी घटक के विकास के केंद्र के रूप में स्थापित करने और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक नवाचार को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। विद्युत गतिशीलता की ओर बदलाव देकर गति देकर हरित और टिकाऊ भविष्य में योगदान दे सकेगा कौन? भारत देश। अर्थात ईवी को बढ़ाने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। तो मित्रों, जो कल्याणकारी योजनाएं सरकार के द्वारा इधर अक्टूबर और सितंबर-अक्टूबर के आसपास घोषित की गई हैं या उनमें कोई परिवर्तन लाया गया है, वो सभी आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत की। आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगली बार मैं इसी मैगजीन का कोई और सेक्शन आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तो मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।